हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो घटना चक्र की ईयरली मैगजीन आती है दृष्टि नाम से, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को क्रॉनिकल मैगजीन को कवर कराया हुआ है, तो क्रॉनिकल मैगजीन के साथ साथ आपको इसको करना ही होगा। जो दृष्टि मैगजीन आंख वाली आई है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना होगा, क्योंकि जो करंट अफेयर का पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन इससे हर हाल में आते ही आते हैं। तो हम लोग एक ही मैगजीन पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए क्रॉनिकल और ये दृष्टि, इसको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी। 1951 से 1967 तक लोकसभा प्लस विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। 1967 में यह क्रम जो है टूट गया। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट यह जो है चुनाव सुधार से संबंधित थी। ये फैक्ट थे कुछ। हाल ही में यानी 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कब मंजूरी दी गई? 18 सितंबर को। इसके तहत 2 चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में प्रथम चरण के 100 दिन के भीतर यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने होंगे। इसके लिए 2 प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता होगी। जो पहला संशोधन होगा, इसमें अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 का को अंतः स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 83 में क्या है? संसद के दोनों सदनों की अवधि है, और अनुच्छेद 172 में क्या है? विधानसभाओं की अवधि है। तो इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा, और साथ ही 82 का को अंतः स्थापित किया जाएगा। ऐसे संशोधनों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि जो दूसरा संशोधन होगा स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित, इसके लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। यानी जो पहला संशोधन है वह सिर्फ 2/3 बहुमत से इसको संशोधित किया जा सकेगा, और इसके लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। यह कब गठित की गई थी? 2 सितंबर 2023 को, और यह 8 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसके सदस्य कौन कौन से हैं? गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी और अर्जुन मेघवाल। नेक्स्ट है PM आशा योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी। PM आशा यानी PM अन्नदाता आय संरक्षण योजना। PM आशा का फुल फॉर्म है PM अन्नदाता आय संरक्षण योजना। PM आशा योजनाओं के अंतर्गत 2025-26 तक 3500 करोड़ रुपए करीब व्यय प्रस्तावित हैं। PM आशा योजना के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? PSS यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम, PSF यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, PDPS यानी प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, और MIS यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। नेक्स्ट है PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, जनजातीय उन्नत। तो 18 सितंबर को मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई। अभियान में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिले व 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल हैं। अभियान के तहत 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिसका क्रियान्वयन 17 मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बायो राइड योजना को मंजूरी। बायो राइड योजना क्या है? बायो से बायोटेक्नोलॉजी और राइड से रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। 18 सितंबर 2024 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 2 योजनाओं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिकी एवं उद्यमिता विकास, इनका जो है विलय किया गया है। इसकी अवधि है 2025-26 तक। जो 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक, इसकी भी अवधि 2025-26 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है बायो E3 नीति को मंजूरी। बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी E3। यह जो है 6 क्षेत्रों पर फोकस करेगा। नेक्स्ट है
नमो भारत रैपिड ट्रेन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, इसका शुभारंभ किया गया अहमदाबाद एवं भुज के मध्य, गुजरात के अहमदाबाद एवं भुज के मध्य। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर शुरू की गई थी और यह जो है भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है। 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा BEML के बेंगलुरु परिसर में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का शुभारंभ किया गया था। यानी जो मेट्रो ट्रेन होगी वंदे भारत, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद एवं भुज के मध्य, और जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है मिशन मौसम। इस मिशन हेतु 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किया गया है। और मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। 3 संस्थान इस मिशन को कार्यान्वित करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसका मुख्यालय कर्नाटक में नहीं दिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत मौसम विभाग विज्ञान नई दिल्ली, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, ये 3 संस्थान हैं, इसको कार्यान्वित करेंगे। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया बिराग द्वारा। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। 2019 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NCAP यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। 2024 में 130 शहरों को लक्षित किया गया है, जिनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी जिनमें 47 शहरों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और दूसरी श्रेणी में 43 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के मध्य है। तीसरी श्रेणी में 40 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है। पहले श्रेणी में 47 शहर, दूसरी श्रेणी में 43 और तीसरी श्रेणी में 40 शहर शामिल हैं। श्रेणी 1 की बात करें तो श्रेणी 1 में सूरत पहले स्थान पर रहा, जबलपुर दूसरा और आगरा जो है तीसरे स्थान पर रहा। सूरत पहले, जबलपुर दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद पहले स्थान पर रहा, अमरावती दूसरे पर और झांसी तीसरे पर। श्रेणी 3 में रायबरेली पहले स्थान पर, नलगोंडा दूसरे स्थान पर और नालागढ़ तीसरे स्थान पर रहा। श्रेणी 1 में सूरत, श्रेणी 2 में फिरोजाबाद और श्रेणी 3 में रायबरेली प्रथम पर रहे। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो श्रेणी 1 में तीसरे नंबर पर आगरा रहा, चौथे पे लखनऊ, 5वें पे कानपुर और 13वें पे वाराणसी। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद पहले स्थान पर रहा, झांसी तीसरे स्थान पर और गोरखपुर यह जो है चौथे स्थान पर, नोएडा छठे स्थान पर। श्रेणी 3 में रायबरेली पहले स्थान पर रहा, अनपरा 13वें स्थान पर रहा। घटना चक्र में तीसरा स्थान दिया है जो कि गलती से शायद वो मिसप्रिंट हो गया है। तो रायबरेली पहले स्थान पर, अनपरा 13वें स्थान पर और 16वें स्थान पर है खुर्जा। 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव व राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। नेचर क्या है? नेचर एक प्रसिद्ध विज्ञान जर्नल है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके अनुसार शौचालयों तक पहुंच तथा बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया और इसमें 2011 से 2020 तक भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया गया। शौचालयों तक पहुंच में 10% बिंदु की वृद्धि होती है तो IMR में 0.9% यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तथा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 1.1% बिंदुओं की कमी होती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर IMR में 5.3% और अंडर 5 MR में 6.8% की कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया।
कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसका आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस वर्ष इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यानी 4S, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। 2 सितंबर को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 23वें विधि आयोग की अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति ने 3 वर्षों यानी 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। ये डेट याद रखिए, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 23वें विधि आयोग में निम्न सदस्य शामिल होंगे: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सचिव होगा विधि कार्य विभाग का और सचिव विधायी विभाग, 5 अंशकालिक सदस्यों से अधिक नहीं। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन। बजट 2024-25 में 3 वर्षों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई लागू करने की घोषणा की गई थी। इस वित्त वर्ष डीपीआई का प्रयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। डिजिटल कृषि मिशन को 2 सितंबर को सरकार द्वारा मंजूरी। डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वरूप पर यह आधारित होगा। जो डिजिटल कृषि मिशन होगा डीपीआई के स्वरूप पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य कृषि से संबंधित आंकड़ों हेतु एक सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, यानी जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं कृषि से संबंधित वो कई प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए हैं, उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। इसमें 2 मूलभूत स्तंभ हैं, एग्री स्टॉक और कृषि निर्यात सहायता प्रणाली। एग्री स्टॉक में 3 घटक हैं: किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांवों के नक्शे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री और कृषि निर्यात सहायता प्रणाली। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। 28 जनवरी 2025 को डायमंड जुबली मनाई जाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी डायमंड जुबली 28 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, जिसमें ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग में चित्रित किया गया है। देख सकते हैं गोल्डन रंग में इसको चित्रित किया गया है। इसको जो है गोलाकार वृत्त में घेरा गया है और इसके नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां धर्म वहां जीत। संस्कृत श्लोक है यतो धर्मस्ततो जया। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2 सितंबर को सानंद गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी। इससे पूर्व सानंद में ही सेमीकंडक्टर की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। 2 फरवरी 2024 को 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी, जिनमें धोलेरा जो कि गुजरात में स्थित है यहाँ पर एक स्थापित करने हेतु, मोरीगांव में जो कि असम में है और सानंद में, यानी टोटल 5 हो गए। सानंद, मोरीगांव और धोलेरा में 3 ये, और सानंद में अभी हाल ही में मंजूरी दी गई और इससे पूर्व ही एक और सानंद में माइक्रोन इंक टेक्नोलॉजी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, यानी सानंद में 3 हो गए और धोलेरा में और मोरीगांव में टोटल 5। नेक्स्ट है बाढ़वन या बधावन पत्तन का शिलान्यास। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहाड़ू नगर के निकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 30 अगस्त को शिलान्यास। इसे ग्रीन फील्ड डीप ड्रॉप्ड पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जो है विश्व के 10 शीर्ष पत्तनों में से एक होगा। भारत में वर्तमान में जो है 12 मेजर पोर्ट हैं। वर्तमान में देश में 12 मेजर पोर्ट हैं। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक तथा S&P ग्लोबल मार्केट्स इंटेलिजेंस द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष 20 में से 13 पोर्ट्स पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से रहे, जिसमें चीन का यांसांग पहले स्थान पर रहा। शीर्ष 100 में भारत के 9 पत्तन शामिल। शीर्ष 100 में भारत के 9 पत्तन शामिल, जिसमें विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर रहा, मुंद्रा 27वें, पीपावाव 41वें और कामराज 47वें स्थान पर। विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर। नेक्स्ट है NICDP नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। NICDP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स अथवा शहरों की स्थापना को मंजूरी दी। 28,602 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश के साथ इसको मंजूरी प्रदान की गई है। यह जो है 10 राज्यों में विस्तृत होंगे। अगला है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 24 अगस्त को पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2025 से यह प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2025 से। इसमें 3 घटक हैं, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। सुनिश्चित पेंशन में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में दी जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने वाले ही यूपीएस के पात्र होंगे। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, इसमें जो है कर्मचारी के निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य एश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन योजना, इसमें 10 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य अवयस्कों के लिए नई पेंशन योजना। वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। एनपीएस वात्सल्य की किसके लिए है? अवयस्कों के लिए पेंशन योजना है। अंशदान आधारित है, जिसमें अंशदान माता पिता अथवा अभिभावकों द्वारा किया जाएगा। 18 वर्ष के कम उम्र के जो नवयुवक होंगे इसके पात्र होंगे। जो सब्सक्राइबर होंगे उनको जो है न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान करना होगा और अधिकतम कितना भी कर सकते हैं। वयस्क होने पर इस योजना को एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी और प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया था। इस वर्ष 9वां संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में जारी किया गया। 8 श्रेणियों में उच्च संस्थानों की जो है रैंकिंग दी गई है। 3 श्रेणियां, जिसमें राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय पहली बार शामिल किए गए हैं। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। समग्र श्रेणी में लगातार 6ठे वर्ष आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा। समग्र रैंकिंग्स में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर, आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे पर और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा। आईआईटी कानपुर 5वें स्थान पर रहा, बीएचयू 11वें स्थान पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 16वें स्थान पर रहा। ये आईआईटी कानपुर का याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर 5वें स्थान पर रहा। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली पहले स्थान पर। अनुसंधान श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु। नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू और कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई पहले स्थान पर रहा। प्रबंध श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास। प्रबंध में आईआईएम अहमदाबाद। नेक्स्ट है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च किया गया। जीईपी सूचकांक यानी सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक 4 घटकों कौन कौन? जल, वायु, वन और मृदा पर आधारित होगा। जल, वायु, वन और मृदा पर। नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम 2018 में प्रकाशन हुआ था। नीति आयोग की पहल है। संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में 4 जुलाई को चौथा संस्करण जारी किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा इस वर्ष चौथा संस्करण जारी किया गया। इसका विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों तथा 113 संकेतकों पर आधारित। 113 संकेतकों पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एस्पिरेंट, परफॉर्मर और फ्रंट रनर और अचीवर। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। 0 से 49 अंक पाने वालों को एस्पिरेंट और 50 से 64 अंक पाने वालों को
परफॉर्मर और 65 से 99 अंक पाने वाले को फ्रंट रनर और अचीवर 100 अंक पाने वाले को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 रहा। राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। केरल एवं उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ संयुक्त रूप से, तीसरा स्थान तमिलनाडु को, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा। सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। जो उत्तर प्रदेश है यह फ्रंट रनर यानी 65 से 99 जो अंक है इस श्रेणी में है। तीसरा श्रेणी जो है फ्रंट रनर वाला 65 से 99 अंक वाला, इसमें जो है यूपी इसी में है। बिहार राज्यों में अंतिम स्थान पर है। एस्पिरेंट और अचीवर में कोई भी देश शामिल नहीं है, यानी सबसे निम्न वाले में और सबसे उच्च वाले में कोई भी देश शामिल नहीं है। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना। 25 जून 1975 को ही आपातकाल लगाया गया था, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। हैदराबाद मुक्ति दिवस। सरकार ने 17 सितंबर, ये 17 है, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त किया गया था। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, पूछ ले कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद के पुलिस कार्रवाई से, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से। नेक्स्ट है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 3 से 4 जुलाई के मध्य। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव द्वारा। यह जो है इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है। सम्मेलन के दौरान ओईसीडी और जीपीएआई ने एआई पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की। जीपीएआई 2020 में लॉन्च किया गया था, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया गया। एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को। नेक्स्ट है 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया, जिसको जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया गया था और सभी 193 सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त। नेक्स्ट है इंडिया एआई मिशन। इस मिशन हेतु परिव्यय 10,371.92 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इंडिया एआई मिशन के घटक, इसके 7 घटक हैं। पहला है इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, दूसरा है इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई डाटाबेस मंच, चौथा है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर इनिशिएटिव, पांचवा है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, छठा है इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, सातवां है सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई। ये 7 घटक हैं इंडिया एआई मिशन के। दूरसंचार अधिनियम 2023। 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति। निम्न गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से ऑथराइजेशन की जरूरत होगी, जिनमें शामिल हैं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन व रखरखाव, रेडियो उपकरण धारण करना। इन गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों को मॉनिटर, इंटरसेप्ट या ब्लॉक किया जा सकता है। भारतीय तार अधिनियम 1885। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि। दंड, प्राधिकार प्राप्त किए बिना सेवाएं प्रदान करने हेतु 3 वर्ष की कैद, 2 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों। नियमों के उल्लंघन पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना। पूरे भारत में 9 सिम कार्ड सीमा निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति 9 सिम कार्ड से ज्यादा सिम नहीं निकलवा सकता। जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 है। अनाधिकृत उपकरण रखने या सेवा के उपयोग पर 10 लाख रुपए जुर्माना।
नेक्स्ट है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीए, आईबीपीएस तथा अन्य केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं उसके लिए जो एग्जाम होंगे उसमें जो है लागू होगा। अनुचित साधन के इस्तेमाल आदि पर 3 साल से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 3 से 5 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या समूहों पर 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ये सभी जो अपराध होंगे संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। न्यूनतम डीएसपी या एसीपी के रैंक वाले अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन नालंदा जिले के राजगीर में। नालंदा जिले के बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रधानमंत्री द्वारा नालंदा विद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया। 2010 में ही इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष तथा अरविंद पनगड़िया इसके कुलाधिपति हैं। प्रोफेसर अभय कुमार सिंह अंतरिम कुलाधिपति। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा में नालंदा विहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात के भुज में। इसको प्रिक्स वर्सेल्स के तहत 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। 7 संग्रहालयों की सूची बनाई गई है जिसमें इसको स्थान दिया गया है। यह जो है भुज गुजरात में स्थित है। पीएम द्वारा 28 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह भारत का पहला संग्रहालय है जिसे यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह संग्रहालय 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को समर्पित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो राष्ट्रीय परिदृश्य बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।